उसको तो आपने नहीं समझा, इसलिए अब कोई किसी को ना ही समझे तो अच्छा है। किसकी समझ में जो आता है वो वैसा करे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है भीमराव, तुम्हारे कारण। क्या? अब जाइए जाइए हमारी चाल से। मजाक बना लिया है। घटना आपके घर की, घटना करने वाले आपके घर के, और कारण मेरे पति बन जाते। जाइए। गलत क्या कहा? किसी के कारण मेरे बेटे की हिम्मत बढ़ी थी। इसने तो आपको भी समझाया था, आप कहाँ समझ गए? जाइए जाइए, हमारी चाल से निकल जाइए और दोबारा कभी मत आइए। देख क्या रहे, जाइए जाइए। बाबा, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नरोत्तम जोशी अभय को जान से मार डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऑफिस का समय हो गया है। जाओ ऑफिस जाओ। भीम, भैया सही कह रहे हैं। तू जा बेटा, अपने काम पर जा। अभय को अपना संघर्ष खुद करने दो। आप जाइए, काम पर जाइए। ये कपड़ा तू फैक्ट्री के मालिक का है और ये लोहा नहीं किया है। ए फुलिया, फुलिया, अरे ये कहा है? अरे दिमाग नहीं चला था क्या तुम्हारा? ये कपड़ा पहुंचावे का रहा ना, और ये लोहा तक नहीं करी है। तो ठीक है, काहे गुस्सा कर रहे हो? अब ही कर देते हैं, लोहा भी गर्म है। कल दे दोगे कपड़ा ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ी। वो मालिक ने जान ना ही ले ली है। समझा रहे तो समझ नहीं आ रहा। अरे दो ही थप्पड़ दिया तो दिमाग सही हो जाएगा। जल्दी से कर लोहा कर और भीतर आ जा। हर पैर दबा, बहुत दर्द कर रहा है। चल हट। काम धाम करें का नहीं है? मगर पता नहीं कैसे उन एहसासों की जगह मिथ्या अभिमान भर जाता है और दूसरों को सहारा देने के बजाय उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। बाबा, रमा, वकील सर सब सही कहते हैं। मैं अकेला कितनों की मदद कर पाऊंगा? और आज वकील सर ने तो कहा कि मेरे हाथ शिल्पकार की तरह है, तो मुझे एक मजबूत हथियार बनाना होगा जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सके और उस हथियार से हर कोई अपनी रक्षा कर सके। पता नहीं कभी बना पाऊंगा ऐसा हथियार या नहीं, लेकिन कोशिश तो करूंगा, जरूर करूंगा। भीमराव! भीमराव! निर्मला जी, निर्मला जी, क्या हुआ? वो भीमराव मुझे बचा लो। वो मेरे घर वाले, वो मुझे मिट्टी में जिंदा गाड़ रहे थे। क्या? शांत हो जाइए निर्मला जी। आपको कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। भीमराव, ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत आओ। रमा,
तुमने कहा था कि हमें इनकी चौखट नहीं पार करनी चाहिए, लेकिन अब तो ये हमारी चौखट पार करके आई है। अब क्या करें? मैं बताता हूँ। निर्मला, चल घर। रुकिए, अब निर्मला जी की रक्षा हम करेंगे। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले। नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिन मुश्किलों से हम हर रोज गुजरते हैं ना, ऐसे नरक की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अब हम खड़े रहेंगे आपकी बेटी निर्मला के साथ और उसे नरक से बाहर निकालेंगे। साहिब मेरे जाइए आप यहाँ से, जाइए सब लोग यहाँ से। भीमराव, जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज यहाँ से फैसला करके। रुको, अगर तुम इसे अभी मार दोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि मरे सिर्फ एक। अभी चल यहाँ से। बाबा, मैं मरूं तो मरूं, इससे नहीं छोड़ूंगा यार। चल रहा तक घर चल चल। चलो। अगर 3 दिनों में पैसे वापस नहीं आए तो दिन के उजाले में सबके सामने यहाँ से घसीटते हुए ले जाएंगे, समझा? जी मालिक। जा। मालिक 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 मालिक, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारे नुरत्तम जोशी जी की बहन भागकर भीमराव के शरण में चली गई, और नुरत्तम जी अपने आई बाबा के साथ गए थे भीमराव के घर, मगर अपने घर की बेटी को लिए बगैर वापस चले आए। ये तो हमारे जात की नाक कट गई मालिक। बोलू, बेवकूफ, ये बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी और सही खबर है। मगर तेरे जैसे मंद बुद्धि की समझ में नहीं आएगी। भीमराव, नरोत्तम जोशी की बहन को सहारा देकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब नरोत्तम जोशी और हमारे समाज वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे वाह जीजा भाई, आज हम सबके लाने चाय हैं? वो यहाँ क्या बात है। आप भीम और रमा से डरती हैं, ये हम नहीं मान सकते। जनार्दन, अरे जीजाबाई तो अपनी पति राम जी से नहीं डरती, तो फिर ये भीम और रमा क्या चीज है? जीजाबाई जरूर कुछ सोच करके हम सबको यहाँ बुलाई होगी। हाँ तो जीजाबाई, क्या सोचा है तुमने, बताओ। भैया, अभी मैंने सगुनाबाई और जीजाबाई को बात करते हुए सुना, मुझे सही नहीं लग रहा है। जीजाबाई के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो नक्की गलती है। वो अभी पूरे चाल वालों के लिए चाय बनाकर लेकर गई है बाहर। चल जाकर पूछते हैं।
अब कौन सा नया खेल खेलने जा रही है। चल। सही है, अब हम सब इसकी घोषणा अभी यही करेंगे। और जीजा भाई, हम सब आपको विजयी बनाएंगे। वो भीम वहाँ हारा हुआ खड़ा ही रहेगा। और हारा हुआ भीम कितना अच्छा लगेगा, है? चलो तो फिर हम सब घोषणा करते हैं। अब इंतजार करेगा इस बात का इंतजार नहीं हो रहा है आप सबको? बताओ, ये क्या नई नौटंकी है? भाई, ये क्या नया नाटक है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ अपने बहू और बेटे के पास होना चाहिए। वहाँ जरूरत है आपकी। क्या चाय पियेंगे? अरे समझ में नहीं आया आपको? आप जाइए, आपके बेटे और बहू के पास जाइए, उन्हें जरूरत है आपकी। आप भी ना बार बार अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। भाई, सच बताओ। ये सब सही है नरोत्तम जी, लेकिन जब आपके घर की बेटी खुद अपनी मर्जी से भाग कर गई है भीमराव के पास, तो क्या चार्ज लगाएंगे उस पे? और कैसे कहेंगे उसे कि भीमराव तू क्यों साथ दे रहा है उसका? क्या चार्ज लगाएंगे, कौन सा चार्ज लगाएंगे, ये सब हम नहीं जानते। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी घर वापस आ जाए और वो भीमराव जेल के अंदर। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे दरोगा जी। किसी रात आपके इस पुलिस स्टेशन में रोशनी नहीं होगी, अंधेरा छा जाएगा, भीड़ आएगी और उसी अंधेरे में आपको और आपके इस पुलिस स्टेशन को निपटा देगी। दरोगा जी, हम समाज चलाने वाले लोग हैं और ये पुलिस स्टेशन उसी समाज के अंदर आता है। और आप ही क्यों, आपका परिवार भी तो इसी समाज में है ना। तो कितना समय लगेगा उन्हें ढूंढने में दरोगा जी? और मैं हमेशा मेरे भीम के साथ हूँ। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या, जो भीमराव के साथ खड़े रहोगे? हितेश भाऊ, हमारी बेटी पुष्पा जब इस चौल से अगवा हुई थी ना, तो एक भीमराव ही था जिसने हमारा साथ दिया था। जब हमारे बुरे वक्त में भीमराव हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भीमराव के साथ खड़े रहें। सही कहा मनोहर भाऊ और हितेश भाऊ, क्यों ना हम भीम के साथ खड़े हों। जब भी हम चाल वालों पे कोई भी मुसीबत आई है, तो भीम हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे वो हमारी दुकानें जब तोड़ी गई या हमें जब चाल से बाहर निकाला गया, भीम हमारे साथ हमेशा खड़ा था। इसलिए मैं भी भीम के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अब तुम कुछ लोग साथ होकर क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस इस बात की तसल्ली रहेगी कि चाल वालों ने अपना भविष्य गलत व्यक्ति के हाथ में दे दिया था, तो हम सब ने विरोध किया था। बस इतनी सी बात है। दो ही चार लोग भीम के समर्थन में हैं भी तो का हुई गवाह। चाल के सारे लोग तो जीजाबाई के साथ हैं। ये हम सब जाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे चाल का प्रतिनिधि जीजाबाई है।
और अब से ई चाल में जो कुछ भी होई ये जीजाबाई के आदेश से होई। जीजाबाई की जय। जीजाबाई की जय। जीजाबाई की जय। हाँ तो जीजाबाई, अब आप अपना फैसला सुनाइए। जो आपने क्या फैसला लिया है निर्मला के भविष्य के बारे में? बहुत साल बाद तुमने मुझे खुशी दी है। जिंदगी में पहली बार अनजाने में से तुमसे एक अच्छा काम हुआ है कि तुमने भीम को इस चाल से निकाल दिया है, वरना पुलिस भीम को पकड़ कर ले जाती। नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ, पुलिस भीम को चाल से नहीं ले जा पाई है, सड़क से ले जा सकती है। इस बार आपके लाडले बेटे ने नरोत्तम जोशी से कुछ ज्यादा ही बड़ा पंगा ले लिया है। इस बार मामला उसकी बहन का है। दामाद जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि लोग कहते हैं जिसकी परवरिश अच्छी हो उसके पीछे पुलिस नहीं लगती। तो इसे मैं क्या समझूं? भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने भीम को वही परवरिश दी है जो अपने जात के योद्धा को देनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है भीम यहाँ लौट कर आएगा और विजयी होकर आएगा। आप सब लोग देख लीजिए। और हाँ, आपको जो सोचना है, समझना है, समझ लीजिए। वैसे भाभी, भीम को चाल से निकालना इतना भी मुश्किल नहीं था। अरे इतने सालों तक तुम कमजोर बनी थी, पर अब तुम ताकतवर बन गई हो। तो देख, सब तेरे पक्ष में है, सब तेरे हिसाब से है। जीजाबाई, यही तेवर बनाए रखना, और फिर बची हुई जिंदगी में भीम कभी ना उलझेगा, ना ही कभी मुसीबत बनेगा। इस बार तो भीम सिर्फ चाल छोड़कर गया है, लेकिन उसे वापस नहीं आने दूंगी मैं भाभी। क्या भीमबा और रमा चाल छोड़कर गए? लक्ष्मी कब आई? हाँ, दोनों चाल छोड़कर गए हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, आनंद कैसा है? लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्यों गए वो दोनों? आनंद कैसा है लक्ष्मी? ये पूछा है ना, तो वो बता। उसकी ज्यादा फिक्र है हमें। अच्छा, फिक्र है आपको उनकी? तो सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी वो ठीक नहीं हुए हैं और इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कब तक ठीक होंगे ये भी नहीं पता। बता दिया मैंने, अब आप दोनों बताइए कि भीमा और रमा कहाँ गए और क्यों गए? जीजाबाई, जाकर पैसे ले आओ। ये लो पैसे, और अभी के अभी कोकण वापस जाओ। पहले आनंद का इलाज कराओ। और हाँ लक्ष्मी, भीम और रमा कहाँ गए, क्यों गए, इससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा पति।
अभय को खाना दे दिया? दे तो दिया है खिड़की से, पर पता नहीं खाएगा या नहीं। निर्मला जी का ससुराल यही है ना? तू? जी नमस्ते। खाना देने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया जाता है? कोई छोटी जात का आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा तो घृणा से खाना खा पाएंगे क्या? देखिए, इतना गुस्सा मत कीजिए। आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। जाओ और दरवाजा बंद करो। जी। नहीं खाना है मुझे, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फेंकता रहा खाना तो इस तरह से मर जाएगा, लेकिन तुझे उस कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। अभय जी, वो मनहूस निर्मला मेरे एक बेटे को तो खा गई, लगता है इससे भी मार कर ही दम लेगी। वो खा गई? निर्मला जी ने सब सच बताया है मुझे। निर्मला जी ही थी जो अपने पति की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आपने तो आपके बेटे की बीमारी को गंभीरता से लिया नहीं, तो आखिर में निर्मला जी ही थी जो उन्हें अस्पताल में लेके गई और वहां पे उनका देहांत हो गया। देखिए, अभी भी आपके पास मौका है, आपके दूसरे बेटे की जान बचाइए। इस तरह से अभय जी रोज रोज खाना फेंकते रहे तो इनकी भी जान चली जाएगी। फिर ना तो आपको यह आवाज सुनाई देगी और ना ही आप लोग कुछ कर पाएंगे। आइंदा से यहाँ कभी मत आना, और कभी आना तो ये सवाल कभी मत पूछना कि निर्मला का ससुराल यही है क्या। नहीं समझे? एक काम कीजिए, कल सुबह उसे कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दीजिए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर शहर के कोने कोने तक ये खबर पहुंचाइए कि वो भीमराव भगोड़ा है। जैसे ये खबर उस भीमराव तक जाएगी, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा हमारे सामने, विनती करेगा, माफी मांगेगा हमसे, क्योंकि कानून की बहुत इज्जत करता है वो। बैरिस्टर बनने का सपना है ना उसका, कानून का सेवक, न्याय का योद्धा बनना चाहता है। तो ये कानूनी भगोड़ा होने का दाग अपने ऊपर नहीं लगने देगा वो, नहीं। आज तक ये कानून उसकी ढाल था, अब ये कानून ही बनेगा उसकी फांस। सुनो सुनो सुनो, ये भीमराव नाम का शख्स कानून का भगोड़ा है। जो भी इसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। ध्यान से देखिए तस्वीर, इसकी जो भी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। ये कानून का भगोड़ा है। यहाँ इसी जगह मैंने भीम को समझाया था, उससे कहा था अगर तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो दुश्मन तो बनेंगे ही ना। लेकिन आप सबको देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतनी तत्परता से मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं। आपकी बेचैनी मुझे अच्छी लग रही है। ये चाय के लिए दूध लेकर जा रहा था, लेकिन आज चाय थोड़ी मीठी पीऊंगा। राम जी, तेरे बेटे की लाश के टुकड़े करके तेरे पास भेजूंगा मैं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, कुछ नहीं। माऊ से लेकर सातारा तक और सातारा से लेकर बंबई तक सालों से आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाए।
और जितनी नफरत ईर्ष्या भीम के प्रति करते हैं, उससे कई ज्यादा लोग भीम को दुआ देते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? निर्मला जी, आप अंदर चलिए। आप भी अंदर रुको, चलिए। मुझे उनके पास जाना होगा। क्या? मुझे उन लोगों के सामने जाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? गौर से सुनो। भीमराव नाम का एक शख्स कानून का भगोड़ा है। जो भी उसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। सुना? कानूनी भगोड़ा कह रहे हैं वो मुझे। रमा, मुझे बताओ, मेरी ये लड़ाई, मेरा ये संघर्ष, ये सब किस लिए है? ये सब मैं कानून के लिए कर रहा हूँ, न्याय के लिए कर रहा हूँ। मुझे आगे जाकर कानून का सिपाही बनना है, बैरिस्टर बनने का सपना है मेरा। कानून और न्याय, ये 2 चीजें जिंदगी से भी बड़ी है मेरे लिए। देखिए तस्वीर, इसकी जो भी खबर देगा उसे 3 रुपए। और ये लोग मुझे कानून का भगोड़ा कहते हैं? कैसे सुन सकता हूँ मैं? वो आपको पकड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, और वो जो आपको ढूंढ रहे हैं वो कौन से कानून के रखवाले हैं? ये सब मैं नहीं जानता, मुझे उनके सामने जाना होगा बस। ये क्या जिद है आपकी? जिद नहीं है रमा, मजबूरी है मेरी। अगर यही बात है तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। जो होगा सब मिलकर देख लेंगे। नहीं निर्मला जी, आप यही रुकिए, रमा आपका ख्याल रखेगी। और रमा, तुम्हें अगर जरा सा भी विश्वास है मुझ पर तो मत रोको, जाने दो मुझे। ये भीमराव नाम का एक शख्स है जो कानून का भगोड़ा है। जो भी इसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। रमा, तुम चिंता मत करो, मैं भीमराव को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इतने सालों से उनके साथ रही हूँ, विश्वास है उन पर, लेकिन फिर भी पत्नी हो ना, डर तो लगता है। भीमराव, कहाँ जा रहे हो? वो खुद को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ सर। क्यों? दरोगा साहब जोर जोर से घोषणा देते हुए जा रहे थे कि मैं कानून का भगोड़ा हूँ, लेकिन मुझे पता है सर कि मैं कानून का भगोड़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद को कानून के हवाले करना होगा। भीमराव, कानून भावनाओं से नहीं चलता है, बल्कि कानून नियम, गवाह, सबूत, जिरह, अदालत के फैसलों से चलता है। लोग क्या कहते हैं और तुम खुद को क्या समझते हो? अरे दामाद जी, आ गए दूध लेके। ये दूध लीजिए और जीजाबाई को दे दीजिए, और उससे कहिए थोड़ी सी अच्छी चाय बनाइए। शक्कर जरा ज्यादा डालने को बोलिए, आज मीठी चाय पीऊंगा। अच्छा, तो आपको आज मीठी चाय पीनी है? पर जीजाबाई तो घर पे नहीं है, बाहर गई है। घर पर नहीं है? बाहर गई है? भीम को ढूंढने गई होगी। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन आप नहीं गई, आपको भी जाना चाहिए था ना। अगर आप भीम को ढूंढती तो आपको भी इनाम मिलता। तेज बाबू, आप भी जाइए ना मेरे बेटे को ढूंढने। जनार्दन, तुम भी जाओ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। दरोगा की आवाज सुनकर निर्मला जी को यहाँ छोड़कर जाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। तो यही तो रमा भी आपको समझा रही थी, पर आपने सुनी नहीं। और फिर जब वकील साहब ने आपसे आकर कहा तो आप मान गए। ये उम्मीद नहीं थी भीमराव कि आपके जैसे व्यक्ति के लिए भी अपनी पत्नी की बातों का कोई मोल नहीं है, जिससे बाकी पतियों का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति को मेरे बातों का बहुत मोल है। बस इन्हें अगर बातें तर्क से समझाई जाए ना,
तो ये समझ जाता है, लेकिन बिना तर्क के मैं क्या, बाबा और बुआ भी बातें समझाएंगे ना, तो भी ये नहीं समझेंगे। वकील साहब के बातों में तर्क था, इसलिए ये समझ गए। यहाँ छुपे हैं ये सब। कहाँ गए ये लोग? कहीं अभय जी को लेकर उनके आई बाबा बम्बई छोड़कर तो नहीं चले गए? दरवाजा खोलो, कोई है? अभय जी, मैं भीम हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ले जाने आया हूँ निर्मला जी के पास। निर्मला जी मेरे पास है, मतलब अभी रमा के साथ है। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन ये सब भीम, आई बाबा मुझे अंदर बंद करके गए थे। मैं किसी तरह से कमरे से बाहर आया हूँ, लेकिन लगता है कि यहाँ भी ताला है। तुम ये ताला तोड़ दो भीम। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ताला तोड़ता हूँ। भीमराव, तुम एक पत्थर से किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते। ये गैर कानूनी है, ये गलत है। लेकिन अभय जी का बाहर आना भी तो जरूरी है। दूसरा रास्ता ढूंढो भीमराव। नतीजा चाहे जितना सही हो, उसके लिए चुने गए रास्ते अगर गलत है तो वो भी गलत है, और ऐसी गलती की अपेक्षा भीमराव अंबेडकर से नहीं की जाती है। भीम जल्दी करो। भीम, आई बाबा के आने से पहले दरवाजा तोड़ दो भीम। अभय जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपके घर का ताला नहीं तोड़ सकता, वो आपको ही करना होगा। भीम, पागल हो गए हो क्या? मैं बाहर से बंद ताले को अंदर से कैसे तोड़ूंगा? भीम, मेरी बात समझो, ये ताला तोड़ दो भीम। आप मेरी बात समझिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहे तो जा सकते हैं यहाँ से। मैं वापस आपको रोकूंगा भी नहीं। बोलो, क्या बोलना है? धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी सच कह रही है, और चाहे आप सही हो या वो सही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आपके खानदान का अंश है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ निर्मला जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है आप उनके साथ अपने बेटे के अंश को भी प्रताड़ित कर रहे हैं जो उनके पेट में पल रहा है। ये सब मत कीजिए। मुझे बस इतना ही लगता है कि आप निर्मला जी को अपना लीजिए। उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, संवर जाएगी, आपका बिखरा हुआ परिवार सिमट जाएगा। अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो फैसला आपको करना है। भीमराव, मत समझाओ इन्हें। अभय जी, नहीं, कोई ऊपर नहीं आएगा। मैं कूद जाऊंगा नीचे, कोई ऊपर नहीं आएगा। कि आपको नहीं समझ में आएगा कि निर्मला जी सच कह रही है। अरे भीम को आपके परिवार से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी वो इतनी मुसीबतें झेल रहा है, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं,
आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है, न भीम की, न निर्मला की और न ही मेरी। बाबा, आपको परवाह है तो उस समाज की। लेकिन अब आपको समझ में आएगा। आई बाबा, निर्मला और मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ये बात साबित करूंगा। नहीं अभय नहीं, अबे नहीं, तू पीछे आ जा बेटा। ये सब मत कीजिए अभय जी, क्या कर रहे हैं आप? आई, मेरे मरने के बाद अब निर्मला जी पे कोई और आरोप मत लगाना। नहीं 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 अभय नहीं। मेरे तुम पीछे उतरो। दोनों बेटे तो रहेंगे नहीं, तो कम से कम अपनी बड़ी बहू के पेट में पल रहे अंश को ही संभाल लेना। अब अभय जी, अभय जी ये सब सही नहीं है, ये सब मत कीजिए। नहीं भीम। वो और अभय जी बात करने गए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कोई ना कोई तो रास्ता निकल जाएगा, आप शांत हो जाए। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है रमा, सिवाय इसके कि मैं कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि आए बाबा भी यही कहते हैं कि मैं अपने पति को खा गई, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अभय की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए जाने दो मुझे। नहीं सुन, आई, अब आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती हूँ पहले भी आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, पर अब आगे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन निर्मला, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रही हूँ, उसका सही सही जवाब दे। कल अगर मोहल्ले वाले तुझसे कहेंगे कि तूने अपने देवर से शादी की है, तुझे ताने मारेंगे, तो बता, लड़ पाएगी सबसे? हाँ बता। चाहे जितना को भी हम चुप कराएं, फिर भी लोग कहेंगे कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा तेरे पति का नहीं है, तेरे देवर का है। बर्दाश्त कर पाएगी ये सब? हाँ, जो पूछ रही हूँ बता ना, बता। काकी, अभी सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी उनका साथ देना है। मैं तुमसे नहीं, निर्मला से पूछ रही हूँ। जवाब दे निर्मला, जवाब दे। आई, विवाह तो आपके घर हुआ था ना, तो फर्क भी इसी बात से पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं, ये नहीं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। लोगों के सवाल तो कभी खत्म नहीं होंगे। बस मेरे लिए संतोष इसी बात का होगा कि आपके सवाल कभी ना हो। निर्मला और मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ये बात साबित करूंगा। तो विश्वास कर निर्मला, नहीं होंगे हमारे सवाल कभी ऐसे, कभी नहीं। और हम स्वीकारते हैं कि तुम्हारे पेट में पलने वाला अंश हमारे बड़े बेटे का है, और हम तुम्हारे और अभय के रिश्ते को भी स्वीकार करते हैं बेटी। मूर्खों की फौज खड़ी करके रखी है मैंने, और सबसे बड़ी मूर्ख है मेरी बहन निर्मला। उस भीमराव और रमाबाई के बहकावे में आकर, उनके बहकावे में आकर हमारा सर झुकवा दिया उसने। हम इस समाज के सामने अब सर उठाकर नहीं चल सकते। उस निर्मला की वजह से किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं है हम। बाबा काले पोत के चली गई है वो निर्मला। ये समाज क्या कहेगा
कि मेरी विधवा बहन दोबारा शादी के विषय में सोच रही है? नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आई बाबा, सबक तो सिखाना पड़ेगा बाबा। इस निर्मला को, अभय को, उसके माँ बाप सबको सबक सिखाना होगा ताकि हम एक मिसाल दे सकें, ताकि ये पूरा समाज समझ जाए कि हमारे लिए सामाजिक मान्यताओं की रक्षा करना ही सर्वोपरि है। अगर आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर निर्मला को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। और एक बार वो मर गई तो फिर ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म, और उसके कुकर्मों का बोझ भी अब आप लोगों को और नहीं झेलना होगा, और ना ही आप लोगों का सर झुकेगा। मारना क्यों है? उसे मत मारिए, मैं उसे रातों रात कहीं यहाँ से दूर भेज दूंगी। उसे भेजना मतलब उसकी जीत, और इस बार जीतना हमें है। इस बार हमें जीतना है, और हमारी जीत के लिए उसे मरना होगा। उसे मरना होगा। आई, उसे मरना होगा। साहब, अरे आप लोग कहाँ रह गए थे? मैं वहाँ कब से इंतजार कर रहा था। आपको देरी हुई तो सोचा मैं ही ढूंढ लूं। भीम, रमा और निर्मला निपटे कि नहीं निपटे? जल्दी बताइए ताकि सुकून मिल जाए कि अपनी बिरादरी की मर्यादा को तोड़ने वालों को सजा अच्छे से मिल गई। बताइए ना साहब, बताइए। जिसे मिलनी चाहिए थी उसे सजा मिल गई। हितेश भाव, मुझे तो लग रहा है कि भीम हमारी जात में क्यों नहीं है। कम से कम जब हमारी जात के लोग कोई अनैतिक फैसला लेते तो भीम उसका विरोध कर पाता। कल जब अपनी जात में निर्मला का मुद्दा उठाएं तो भीम उसके पक्ष में रह पाता, लेकिन नहीं, भीम आपकी जात और आपके मोहल्ले का हिस्सा है, लेकिन आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। पता नहीं ये आपकी नासमझी है या फिर बेवकूफी। चलिए आइए बाबा। जनार्दन, हितेश भाऊ अबे तक नहीं आए। अरे वो आ जाए तो पता तो चले कि भवा का। हाँ, भीम और रमा के बारे में सुने बिना हमें नींद भी तो नहीं आएगी। सही बोले, सही बोले। जोकू काका, जनार्दन काका, इसे लत लग गए कहते। आप दोनों को लत लग गई है दूसरे के बारे में बुरी खबर सुनने की। ए दीपक, ना बहुत ज्यादा बोलने लगा है, चुप रहा कर। क्यों कम बोलूं? गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। भीम भैया कहते हैं कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है और हमारे विचार एक बीज की तरह। जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल पैदा होगी। दीपक की आई, दीपक की आई। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, पापा। बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। वो बाबा काम ढूंढ कर आ रही थी तो वहाँ रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए वही रुकना पड़ गया।
अरे बाबा वो सब छोड़िए, एक खुशखबरी है। क्या? वो मैं रास्ते में जब आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि अभय जी के बाबा ने हितेश काका को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? हाँ, वो दरअसल। जल्दी बताइए कि अपनी बिरादरी की मर्यादा को तोड़ने वाले को सजा अच्छे से मिल गई। जिसे मिलनी चाहिए थी उसे सजा मिल गई। भीम आपकी जात और आपके मोहल्ले का हिस्सा है, लेकिन आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। पता नहीं ये आपकी नासमझी है या फिर बेवकूफी। मतलब भीम फिर से कामयाब हो गया। उसने अभय के माँ बाप की सोच बदल डाली। अच्छी बात है। अरे सब सुनो सुनो, चाल वाला सब बाहर आओ। सबके लिए खुशखबरी है, जल्दी आओ बाहर। सुनो सुनो, अरे सुनो। क्या हुई जवान? अरे भीम रमा निर्मला का पता चल गया है। अगर पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो पिता को इंतजार करना चाहिए। तुमने अभय के माँ बाप की सोच बदल दी और एक अच्छा काम किया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, गर्व है। बाबा बाबा अरे बाबा कैसे है आप? और घर में सब कैसे हैं? जैसे थे वैसे ही है। लक्ष्मी भी आ गई है। अब तुम लोग भी घर चलो जल्दी। बस आज भर की बात है बाबा। आज अभय जी के आई बाबा उनके समाज वालों से बात करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग मान जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो निर्मला जी और अभय जी की शादी करवाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, फिर हम भी घर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि हितेश को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ हो। अभय को और अभय के बाबा को पेट से बांधकर पत्थर मार मार के घायल कर दिया। क्या? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। छोड़िए, आप ये गलत कर रहे हैं। आप छोड़िए अभय। जब तक दोनों पूरे समाज से माफी नहीं मांगोगे ऐसे ही बंधे रहोगे और तब तक अभय की आई हमारे समाज की औरतों के कब्जे में रहेगी। आई नहीं। अब यह मुद्दा व्यक्तिगत नहीं रहा। नरोत्तम जोशी ने इसे अपने फायदे की जमीन बना ली है। वो सोच रहा है यही मौका है समाज के बीच अपने साथ बढ़ाने का। जब वो सामाजिक मूल्यों के लिए अपनी बहन की खुशियों की कुर्बानी देगा तो लोग उसे समाज का ठेकेदार अधिक मानेंगे और फायदा हमेशा ठेकेदारों का ही होता है। क्या बात है? अपने बाबा को बुला कर लाओ, जाओ। अरे लाओ बुलाकर। सुनाई नहीं देता आई ने क्या कहा? जाओ बाबा को आवाज दो और बुला कर लाओ। बाबा घर पे नहीं है। आप लोग को जो बताना है मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, उनके आने के बाद उन्हें ये बता देना कि उनके लाडले बेटे भीम की वजह से क्या हुआ है। उन्हें बता देना कि वो अभय और उसके पिता को पेड़ से बांधकर मार मार कर घायल कर दिया है लोगों ने। और उसकी माँ, उसे तो वहाँ की औरतों ने कैद करके रखा है। ज्यादा उछल उछल कर बता रही थी ना कल। जो लक्ष्मी, कल तो बहुत खुश हो रही थी ना। भीम ने अभय के माँ बाप की सोच बदल दी। अब क्या हुआ? सब उल्टा हो गया ना। अब तो तुझे बहुत दुख हो रहा होगा, है ना? फिर रो ले,
रो ना। अरे कहाँ जा रही है? हाथ छोड़िए मेरे। नहीं छोड़ूंगी। रो। रो रो पहले। हाथ छोड़िए मेरा। रो। रोती क्यों नहीं? हाँ रो। सगुना बाई, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो लक्ष्मी का हाथ, छोड़ो। आज उसे रोना पड़ेगा। रो रो के बता। रो रो। छोड़िए। जीजाबाई, रोते हुए लक्ष्मी कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे भाभी सबक बहुत अच्छा सिखाया आपने लक्ष्मी को। अब खुश होने से पहले 100 बार सोचेगी और ऐसे फुदक फुदक कर दांत नहीं दिखाएगी। वाकई रोते हुए अच्छी दिखती है लक्ष्मी। अच्छा, अरे सुनो भाई लोग, सुनो सुनो। क्या हुआ? अरे कपड़ा ले गए रहे ना, तो हुआ कुछ लोग बताते रहे कि भीम राव, राम जी और वकील का ही समाज के लोग घेर लिए हैं और यह कहते रहे हैं उन लोगों का उन लोग पेड़ से बांधने वाले हैं। अरे काम भी तो वैसा ही किया है ना, बड़े जात के लोगों के घर में घुसकर खुद को बहुत ताकतवर होने का दम्भ भरेगा तो यही होगा ना। हाँ? भीम की वजह से बार बार संकट में पड़ जाते हैं ये। जीजाबाई, गलत है तू, एकदम गलत। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तूने भीम को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये कुछ भी नहीं होता। मीरा, ऐसी बातें बोलकर मेरी ननन को ग्लानि में मत डाल। सही कह रही है बुआ, ऐसे हमारी कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं है कि इन पर आरोप लगाकर हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये बात सच है, भीम भाऊ, रमा और निर्मला जी अगर यहाँ होती तो ये समस्या नहीं आती। है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मैं रोती हुई अच्छी लगती हूँ ना। लक्ष्मी, ढंग से बात कर, तेरी सास की भाभी हूँ मैं। पता है, इसी बात का तो सबसे बड़ा दुख है, मना भी नहीं कर सकती हूँ ना। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनिए। किसी का हाथ मरोड़कर उसे रुलाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है किसी के आंखों के आंसू पोंछना। और ये मुश्किल कार्य मेरे देवर और देवरानी करते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगता है लक्ष्मी तुम्हें पूरा सबक नहीं मिला। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मेरे पति को देखती हूँ। लक्ष्मी, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना बेटा? बुआ, मैं ठीक हूँ, अभी हमें चलना चाहिए। आइए। हाँ चल। कुछ लोग अभय जी की माँ को भी पकड़ कर लेके गए। अब उन्हें भी ले आने का आदेश दे दीजिए। उनको भी बुला, लेके आओ। तू ठीक है? हाँ? Canton. थैंक यू वेरी मच सर। भीम, वाला ने मुझको ढूंढा और सब कुछ बताया और हम फौरन इधर आ गया। थैंक यू का जरूरत हमको नहीं, थैंक यू का सही हकदार है तो पाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुम सब लोग मेरे साथ आओ। बाबा, तो फिर ठीक है, शादी और बंबई से वहां तक छोड़ने का पूरा जिम्मेदारी हमारा होगा। और अगर इसके बाद ऊंची जात वाले हमें परेशान करने आए तो आप आएंगे बचाने? जरूरत पड़ा तो हम जरूर आएगा मदद करने के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहता है, प्रॉब्लम से डरकर भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। अंडरस्टैंड? भाई, डर के अलावा कोई बात हो तो बोलो। जब अंग्रेज अधिकारी के देखरेख में सब होगा तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम लोगों के क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ये खबर तो नरोत्तम जी को देनी पड़ेगी। आज हमें शाहरुख अकेले अकेले नहीं बल्कि एक समूह के रूप में आनी चाहिए। आज एक पूरा समाज अपमानित हुआ है। इसका प्रतीक है ये कारेख जो मैंने अपने और तुम सबके चेहरों पर लगाई है। अब समय आ गया है कि एक दूसरे से ऊपर उठकर इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस समाज की प्रतिष्ठा को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और जब हम इस समाज की प्रतिष्ठा को बचा लेंगे तब ये काले कपड़े मुंह से हटाएंगे। अभय, कौन हूँ मैं? आप काकी है मेरी। आई से ज्यादा आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। जब भी मोहल्ले में कहीं भोज होता था तो आप मुझे वहां लेकर जाती थी और एक छोटी सी कटोरी में खाना लेकर अपने हाथों से खिलाती थी। एक बार सांप ने तुझे काटा था, तब क्या हुआ था? तब आप रात भर मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी रही। मोहल्ले वाले भागकर डॉक्टर को लेने गए और आपके साथ साथ पूरी रात पूरा मोहल्ला जगा रहा। और उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सब जगह थे,
ताकि तुम जिंदा बच सको, क्योंकि ये समाज को तुमसे उम्मीद थी कि तुम नाम रोशन करोगे। और यही वो जो उम्मीद है जो हर समाज को अपने समाज के बच्चे से होती है। और तुमने क्या कर दिया? सब पर पानी फेर दिया। तुम हम सबके अपराधी बन गए। ताई, ये क्या कर रही हैं आप? बस, इसकी जिंदगी में निर्मला तो बहुत बाद में आई। हम सब पहले थे। जब हम समाज वाले अपना प्रेम, अपनी दुनिया, अपना संसाधन इस नई पीढ़ी पे खर्च करते हैं, तो इनसे उम्मीद लगाना कैसे गलत हो गया कि ये नई पीढ़ी हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरे।